गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट। प्लीज बच्चों YouTube पे जाके टच द स्काई इंस्टीट्यूट आप लोग टाइप कीजिएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंचेगा और हर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2 क्लास 12 का 5th लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर को समझने से पहले आपको पीछे का 4 लेक्चर जो है 1 2 3 4 उसको प्लीज अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बुक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी स्ट्रांग है, उस बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है बच्चों, तो 1 2 3 4 लेक्चर आप वहां से देख लीजिएगा और उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। और तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर से आप कॉल कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कांटेक्ट करके या इस पे मैसेज, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आप डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये जो आपने वीडियो में पढ़ाया था इसका मतलब क्या होगा, या कहीं पे आपको डाउट है तो ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है बच्चों, आप सिंपली पिक खींच के भी डाल सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम आपको या तो कॉल करके कर देंगे या आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप से ही कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक। तो आज हम अपना लेक्चर 5 देखते हैं। ठीक है, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी का वीडियो मिलेगा और बारीकी से आप सभी वीडियो को देखें और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करके आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर 5 का जो टॉपिक है वो क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच में क्या फॉर्मूला है जो इसका रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमने लेक्चर 1 में भी किया है, लेकिन फिर से ये चीज हम आपको कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एनसीईआरटी के हर टॉपिक को देखते हुए चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये बेसिकली बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और इसका जो रिजल्ट आएगा, जो कुछ भी इसका रिजल्ट आएगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखिए मान लेते हैं बच्चों कि ये प्लस क्यू चार्ज है और हम जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। हम एक डायरेक्शन ले लिए ये, अगर इसमें किसी चार्ज को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाए, ठीक है, पोटेंशियल वर्ड तभी आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को ए से बी लेके आए तो वर्क डन ए टू बी क्या होगा? तो वर्क डन ए टू बी क्या होगा बाबू? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, हम चार्ज को ऐसे ला रहे हैं, ठीक है, और चार्ज रिपल्सन के कारण जाना किधर चाह रहा है? इधर चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, इधर लगता है, और चार्ज को हम ला किधर रहा है? इधर। ये जो फोर्स यहां पे लग रहा है ये फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये आर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगा, यानी यहां पे इस चार्ज के कारण यहां पे फोर्स, यहां पे फोर्स, यहां पे फोर्स अलग अलग होगा। तो इसके कारण जो वर्क डन होगा, इस प्लस क्यू चार्ज को ए से बी ला रहा है, तो जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेक्टर। ये क्लास 11th से लगे। ठीक है, अब आते हैं वर्क डन ए टू बी। यहां पे जो ये फोर्स है ये कौन सा फोर्स हम ले रहे हैं? कौन सा फोर्स है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो
इस दिए गए डायग्राम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, यानी इधर। और ये चार्ज को हम कहां से कहां ला रहे हैं? तो ए से बी ला रहे हैं, यानी इधर ला रहे हैं। और फोर्स किधर? इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। तो हम लिख सकते हैं ए टू बी, ए से बी ले जा रहे हैं। एफ की जगह पे क्या लिख दें? क्यू ई डी आर। इसको जब वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे तो हम जानते हैं वेक्टर के नियम से कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये वेक्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो वेक्टर एफ डॉट डी आर का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, तो एफ के जगह पे क्यू ई लिख सकते हैं एक्सरसाइज 1 से, ठीक है। डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो थीटा किसके बीच का एंगल है? तो थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर। डीआर किधर? इधर। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन ए टू बी इक्वल टू ए टू बी क्यू ई डी आर कॉस 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहां पे वर्क डन ए टू बी इक्वल टू कॉस 180 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस ए टू बी क्यू ई डी आर, ठीक है बच्चों। अब यहां से वर्क डन ए टू बी, अब ये क्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो इस क्यू को हम नीचे कर लें, पहले इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, फिर ये नीचे आ गया, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, अब क्या बच गया बाबू? ई डी आर। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफिनेशन पढ़े थे, V इक्वल टू डब्ल्यू आई क्यू, पढ़े हुए थे ना। इसको समझने के लिए लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखना बेहद जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो वर्क डन ए टू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी बी माइनस वी ए, ये लेक्चर 2 में पढ़ाए हुए थे, ठीक है। इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डी आर, ये रिजल्ट है, ठीक है बच्चों। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिराइव करने के लिए। वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए से बी ई डी आर, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का ये रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है? तो आंसर है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ए से बी ई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे दिया जाए तो इसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और ऐसा यूनिट आता है, क्या है? वोल्ट पर मीटर। डीवी का मतलब क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल, जो ये था इसी को डीवी लिख दिए, ठीक है। और ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो वोल्ट पर मीटर इसका ऐसा यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट आप चैप्टर 1 में ही पढ़े हैं, वो क्या था? न्यूटन पर कूलम। और E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, या तो ये रिलेशन
या ये रिलेशन, इसी रिलेशन से ये आया है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और ऐसा यूनिट मिला, क्या, वोल्ट पर मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, या VV माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रल A से B E dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया जाए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो VB माइनस VA आ जाएगा, ठीक है। वो आपको एनसीईआरटी का जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां पे मिलेगा, तो आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक आज का है, इसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले ये होता क्या है उसके बारे में समझिए। देखिए अभी जस्ट हम लोग VB माइनस VA इक्वल टू माइनस इंटीग्रल A से B E dr ये किए हुए थे, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बहुत बारीकी से इस टॉपिक को समझिए। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू चार्ज बॉडी है, ठीक है, यहां से r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, यानी हर जगह सेम डिस्टेंस पे, यहां से r r r, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू, एक जैसा होगा। ये एक्सरसाइज 1 में पढ़े हुए हैं। और जब इस सब लाइन को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक स्फेरिकल बॉडी। यानी अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10, तो यहां पे भी 10 r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे 10 10 10 10 10 10 10 10 हर जगह। अब इस सारे पॉइंट को मिला देंगे तो ये कैसा बॉडी बन जाएगा, स्फेरिकल बॉडी। समझ में आ गया। तो आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए, जो प्लस क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। यानी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आंसर है आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। यही पढ़े हुए थे हम लोग, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक। तो इस इक्वेशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये A पॉइंट पे हो, B पॉइंट पे हो, C पॉइंट पे हो, D पॉइंट पे हो, ये हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। और हम जानते हैं फ्रॉम क्लास 11 कि कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड dr के रेस्पेक्ट में हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। तो क्या हो गया, तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस 0। समझ में आ गया। तो इससे क्या मिलेगा हमको, VB इक्वल टू VA, यानी हमको ये मिलेगा कि यहां का जितना पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण, उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा, उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा। समझ में आ गया। यानी जितना पोटेंशियल A पे होगा उतना ही B पे होगा, उतना ही C पे होगा, उतना ही D पे होगा, ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D, ठीक है। यानी हर जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है तो पोटेंशियल क्या होगा, एक जैसा होगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो
ये जो पोटेंशियल, ऐसा सतह जहां पे पोटेंशियल एक जैसा हो, उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन क्या है? द सरफेस विच हैविंग इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर is called equipotential surface. Equipotential surface समझ में आ गया? इसको आप लिख लो डेफिनेशन को पहले। अब और देखते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया। ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल में, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, उतना ही यहां है। तो इस लाइन को जोड़ देंगे तो ये कैसा सरफेस हो गया? इक्विपोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है? सेम है। तो यहां का पोटेंशियल जितना होगा उतना ही यहां का, उतना ही यहां का, उतना ही यहां का। तो ये कौन सा सरफेस हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया? तो यहां से एक प्रॉपर्टी बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। क्या क्या प्रॉपर्टी बनता है समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर y एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? x एक्सिस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा। यानी कि प्रॉपर्टी जो देखेंगे हम, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां इस केस में देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये स्फेरिकल बॉडी है ना, ये पॉइंट चार्ज के कारण जो ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल बॉडी बना, तो यहां पे पोटेंशियल क्या है? सेम है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो प्रॉपर्टीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, electric field line is always perpendicular to equipotential surface। पहला प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस YZ प्लेन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? X डायरेक्शन में। इक्विपोटेंशियल सरफेस XZ प्लेन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? Y डायरेक्शन में, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट कि वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस is always zero। यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल क्या है? सेम है, हर जगह एक जैसा है। तो अगर किसी चार्ज प्लस Q को हम उठा के यहां से यहां किए तो कितना काम किए? तो जितना ताकत यहां है उतना ही ताकत यहां है। तो इस चार्ज को यहां से यहां तक उठाने में कोई काम नहीं किया, वर्क डन जीरो। कैसे? वो समझिए। देखिए VB माइनस VA, ये जो VB माइनस VA ये कहां से आया? तो आंसर है ये वर्क डन A से B बाई Q, इसी के बदले में ये लिखे हुए थे। तो जितना पोटेंशियल B पे उतना ही पोटेंशियल A पे। ये वाला टर्म क्या हो गया?
इसको अगर भी मानेंगे तो ये भी भी, तो भी माइनस भी 0 इक्वल टू वर्क डन ए से बी बाई क्यू। तो वर्क डन ए से बी यानी ए से बी अगर किसी चार्ज को ले गए तो कितना काम किया है, 0 हो रहा है यहां से वर्क डन ए टू बी बराबर 0। तो यही लाइन लिखा हुआ है, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टीज, इसको पहले आप लिख लीजिए। तीसरा प्रॉपर्टीज बाबू, द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू point charge is concentric spherical in shape। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण ये पॉइंट चार्ज है, इसके कारण जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल। मतलब यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहां पे, ऐसे ही अगर यहां पे ये गोला अगर ले ले तो यहां से यहां तक कांस्टेंट है, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, यहां से यहां तक कांस्टेंट है। तो यानी इसका जो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं इस पे पोटेंशियल 10 हर जगह, तो इस पे 10 नहीं, इस पे अलग होगा, इस सरफेस पे अलग होगा, इस सरफेस पे अलग होगा, फिर ऐसे ही इस सरफेस पे अलग होगा। समझ में आ गया? अगर किसी चार्ज को हम यहां से यहां ले जाते हैं तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? यस, काम करना पड़ेगा। बट यहां से यहां ले जाते हैं तो काम नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज। आप बारीकी से एनसीईआरटी बुक को भी पढ़िएगा, उसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्लस चार्ज के कारण दिया हुआ है, कुछ माइनस चार्ज के कारण दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है प्लस के कारण। तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल अभी जस्ट बताए हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर एक ही होगा और बहुत सारा स्फेरिकल होगा। ये प्लस के कारण है और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है। माइनस चार्ज के कारण तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इसके कारण भी होगा यहां पे, क्यों? क्योंकि माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का सरफेस है। इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इक्विपोटेंशियल सरफेस और रिलेशन बिटवीन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी का अगला लेक्चर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इससे पहले पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे, पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अब क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, और हमारे हर वीडियो को ये बात, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, वो आप देख लोगे। और प्लीज इस लेक्चर को देखने के बाद लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा फॉलो बनाएं। और बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इस पे व्हाट्सएप करके कि सर यहाँ पे ये समझने प्रॉब्लम हुआ, ठीक है बच्चों, तो आपको वहीं पे व्हाट्सएप पे क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन को सफल बनाइए और घर में रहिए, बैठ के पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप करें जिससे कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और एनसीईआरटी बुक के सारे एग्जाम्पल को अच्छे से करें और एडिशनल और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।